गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर किया था। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन। इसमें टॉपिक कौन कौन से आएंगे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। इसमें एक तो आएगा विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली क्रिया विद्युत अपघटन, उससे संबंधित फैराडे के नियम, चालकत्व और चालकता। दूसरा आएगा वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल जिसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। इससे संबंधित होगा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल जो नैनसेट समीकरण वगैरह से निकालते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव और लास्ट आएगा बैटरीज, बैटरिया या सेल। ये 4-5 टॉपिक इस चैप्टर में करने पूरे डिटेल्स अपने को। सबसे पहले बात करें अपने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन क्या है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो दो तरह की ऊर्जाएं होती है, एक तो होती है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, एक होती है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती है, मतलब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो सकती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, मतलब इनका एक दूसरे में क्या हो सकता है, अंतः परिवर्तन हो सकता है, एक दूसरे में अंतः परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, इन दोनों का आपस में संबंध है, रासायनिक ऊर्जा को लिखते हैं -dg, जो किसके बराबर होगा, NFe के। ये कहलाती है विद्युत ऊर्जा, ये कहलाती है रासायनिक ऊर्जा। माइनस का मतलब ये है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली तो ये कम होगी, ये बढ़ेगी। इसका मतलब माइनस चिन्ह का मतलब है कमी को दर्शाना। तो वैद्युत रसायन क्या हो गया, परिभाषा बोल रहा हूं, साथ के साथ लिखते जाना। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा का आपस में अंतः परिवर्तन, आपस में अंतः परिवर्तन तथा एक दूसरे के साथ संबंध, एक दूसरे के साथ संबंध का अध्ययन, संबंध का अध्ययन वैद्युत रसायन कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। दोबारा समझ लो, इनका आपस में अंतः परिवर्तन और एक दूसरे में संबंध का अध्ययन क्या कहलाएगा, वैद्युत रसायन। अब हेडिंग लगाओ सेल, सेल, CELL, सेल। कोशिका वाले सेल की स्पेलिंग भी ये होती है सेल, सेम स्पेलिंग इसमें है। अब बात ध्यान से समझना, सेल का मतलब ये है कि ऐसा कोई माध्यम, कोई साधन, कोई युक्ति जो ऊर्जाओं का एक दूसरे में अंतः परिवर्तन करे। जैसे बिजली बोर्ड के अंदर विद्युत ऊर्जा है, वो अपने आप रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। जैसे मान लो मैं इस बिजली बोर्ड के अंदर अपनी दोनों उंगली डाल दूं, तो इसकी विद्युत ऊर्जा के लिए मैं माध्यम बन गया, तो ये मेरे शरीर में जाएगी, मेरे शरीर में जो रासायनिक पदार्थ है उनका अपघटन करेगी, और जब तक करेगी जब तक मैं पूरा नहीं हो जाता हूँ। इसका मतलब ये है
कि जिस युक्ति या माध्यम के द्वारा इन ऊर्जाओं का एक दूसरे में अंतः परिवर्तन करते हैं उस युक्ति, साधन या माध्यम को क्या नाम देते हैं? सेल। लिखो फटाफट। वह माध्यम या साधन या युक्ति जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन करे, सेल कहलाते हैं, जो निम्न दो प्रकार के प्रकार ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक नंबर नाम लिखा विद्युत अपघटनी सेल। दूसरा शब्द मान लीजिए मैंने लिखा वैद्युत रासायनिक सेल। अब आप चेक करना, इस सेल का कोई न कोई शब्द आपको इन दोनों ऊर्जाओं में मिलेगा। तो इसका ये शब्द मिल गया। देखो, विद्युत शब्द ऊर्जा में भी है, विद्युत शब्द सेल में भी है। इसका मतलब दोनों एक जैसे, तो इनमें प्रतिकर्षण बल होगा। इसका मतलब ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसका मतलब विद्युत अपघटनी सेल के साथ विद्युत ऊर्जा नहीं रह सकती। इसका मतलब इस सेल में कौन सी ऊर्जा रहेगी? रासायनिक ऊर्जा। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को बदलेगा। किस में बदलेगा? रासायनिक ऊर्जा में। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले। ऐसे मान लो मैं इसकी बात करूं, इसमें कॉमन शब्द आ गया रासायनिक। इसका मतलब वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। अब अपने ये दो सेल पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल, उसमें पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अपने फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे विद्युत अपघटनी सेल, इसमें आधा चैप्टर हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट हेडिंग लगने के बाद सेकंड प्रकार का जो सेल है वो आधा चैप्टर होने के बाद हेडिंग लगेगी। तो एक नंबर पॉइंट डाल के हेडिंग लगाओ विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल डेस करके लिखो। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करे, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करे, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। ये चित्र बना लो विद्युत अपघटनी सेल का। ये इस तरह से दो प्लेट है। एक चित्र दोबारा बनाता हूं, नीचे ले लेते हैं। प्लस ये भाग माइनस, ये आपस में जुड़े हुए। इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन बना होगा। ये साइड हो गई एनोड, प्लस का साइन। ये साइड होगी कैथोड, साथ साथ बनाते जाना, कैथोड।
इसका साइन हो गया माइनस। यहां मैं लिख देता हूं सी, सी का मतलब है बैटरी, बैटरी, ये क्या हो जाएगा अपने पास, बैटरी। चित्र लिख देना, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल लिख दिया। अब स्टार डाल के हेडिंग लगाओ, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। पहले इसका मतलब समझना, उसके बाद अपने इसको पढ़ेंगे कि विद्युत अपघटन है क्या। मान लीजिए मैं अगर विद्युत अपघटनी सेल की बात करूं, ध्यान से समझना, ये मेरे पास में विद्युत अपघटनी सेल है जो अभी डायग्राम बनाया था, लाइन टेढ़ी-मेढ़ी आ जाती है, ये विद्युत अपघटनी सेल है, ठीक है। एक प्लेट इसमें एनोड का काम करेगी, दूसरी प्लेट इसमें कैथोड का काम करेगी, एक प्लस और दूसरा माइनस। यहां ये वाला मान लीजिए एनोड हो गया, एनोड प्लस चिन्ह, ये मेरे पास कैथोड हो गया, कैथोड, इस पर चिन्ह आ गया माइनस, यहां बैटरी होगी सी। अब ऐसे समझो, इसमें मैंने वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन लिया। कैसा विलयन लिया? वैद्युत अपघट्य पदार्थ का। ये विलयन लिया, मान लीजिए मैंने वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन लिया मैंने AB का। किसका लिया? AB, AB का विलयन लिया। AB क्या है समझना ध्यान से, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य का जलीय या गलित विलयन, जलीय या गलित विलयन, मतलब या तो इसे गलनांक तक गर्म करे जिससे प्राप्त विलयन गलित विलयन कहलाएगा, या सीधा वैद्युत अपघट्य पदार्थ को जल में घोल लो तब वो कहलाएगा जलीय विलयन। AB का मतलब NaCl, KCl, HCl कुछ भी हो सकता है। जैसे ही मैं इसका विद्युत अपघटन करूंगा तब क्या होगा समझना। सबसे पहले क्रिया विधि, सबसे पहले AB आयनों में टूटेगा, A+ B-। एनोड पर कौन जाएगा तो हमेशा याद रखना एनोड के ऊपर प्लस का चिन्ह है, कैथोड पे कौन जाएगा तो कैथोड पे माइनस का चिन्ह है। तो एनोड पर कौन जाएगा B-। ये टूटेगा इसमें A+ B-, माइनस वाला चला जाएगा इस पे, प्लस वाला चला जाएगा इस पे। अभी जो भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जाता है, यहां कौन गया A+, इलेक्ट्रोड पे जो भी जाएगा वो हमेशा उदासीन होगा। जैसे आप बिजली का बोर्ड पकड़ लो, आप आवेशित हो, बिजली बोर्ड में जाके तार पकड़ लो, वो तार आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप पूर्ण रूप से उदासीन नहीं हो जाओगे, निरावेशित नहीं हो जाओगे। तो ऐसी B एनोड पे गया जाकर उदासीन हो गया, ये कैथोड पे गया जाकर उदासीन हो गया। अब इनका आवेश संतुलित करें तो देखो इधर माइनस का एक आवेश है, इधर 0 है, तो आवेश संतुलित करने के लिए यहां मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है तो क्रिया कौन सी हुई? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। हमेशा याद रखो कोई सा सेल आए,
एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर अपचयन होगा। वैसे इस क्रिया से पता चल जाएगा। A प्लस इधर 0 आवेश है, प्लस को उदासीन करने के लिए मैंने यहां एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, A प्लस एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो ये उदासीन हो गया। इलेक्ट्रॉन जुड़ा इसलिए ये अपचयन कहलाता है, रिडक्शन। ये ऑक्सीकरण, आप बड़ा एरो बनाकर पूरा हिंदी में नाम लिख सकते हो ऑक्सीकरण, ये वाला नाम अपचयन। संपूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करें, संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या आएगी? सेल अभिक्रिया समझना, A प्लस से A प्लस कैंसिल, B माइनस से B माइनस कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इस साइड में क्या क्या बचा? केवल AB बचा। दूसरी साइड में क्या बचा? A प्लस B। यहां ये आवेशित थे तभी आपस में जुड़े हुए थे, A प्लस B माइनस। तो A प्लस से A बना, ऑक्सीकरण प्लस 1 से 0 हो गया, ये माइनस 1 से 0 हुआ है। तो एक का ऑक्सीकरण हुआ, दूसरे का अपचयन, तो यहां जो रिएक्शन होगी उसका नाम होगा रेडॉक्स रिएक्शन। इसी रेडॉक्स रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? विद्युत अपघटन। अब ये बताओ कब होगा विद्युत अपघटन? अगर मैंने इसमें धारा प्रवाहित की, विद्युत प्रवाहित की, बैटरी से क्या प्रवाहित करनी है? विद्युत। उस विद्युत के दो काम है। पहला काम, इस वैद्युत अपघट्य पदार्थ को आयनों में तोड़ना। दूसरा काम, आयनों को विपरीत इलेक्ट्रोड के ऊपर भेजना। अगर मैंने विद्युत प्रवाहित नहीं की तो ना तो ये आयनों में टूटेगा, न आयन विपरीत इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब विद्युत प्रवाहित करने से ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। तो कैसी रेडॉक्स अभिक्रिया हुई? अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। अस्वतः क्यों? क्योंकि विद्युत प्रवाहित करने से हो रही है, अपने आप नहीं हो रही। अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया जो संपन्न होगी उसी को नाम देते हैं विद्युत अपघटन। तो परिभाषा लिखो, विद्युत अपघटनी सेल में भरे, विद्युत अपघटनी सेल में भरे वैद्युत अपघटीय, विद्युत अपघटनी सेल में भरे वैद्युत अपघटीय पदार्थ के विलयन, वैद्युत अपघटीय पदार्थ के विलयन, विलयन ब्रैकेट में लिखो गलित या जलीय, गलित या जलीय, ब्रैकेट बंद, में संपन्न होने वाली, में संपन्न होने वाली, संपन्न होने वाली अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। चित्र सेम रहेगा। चित्र के साइड में वो पहले जो चित्र बनाया वही है, इसमें एक्स्ट्रा ये लिखना है वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन वगैरह। इधर से इसकी क्रियाविधि लिखनी है। आप पॉज करके फोटो खींचना चाहे फोटो खींच सकते हो, पॉज कर सकते हो, आराम से देख लेना। अब अगर मान लो मैं इसके क्रियाविधि की बात करूं, ध्यान से समझना क्रियाविधि के पॉइंट। विद्युत अपघटन की क्रियाविधि, हेडिंग लगानी है विद्युत अपघटन की क्रियाविधि। वैसे तो मैंने क्रियाविधि लिखा दी आपकी बुक में, ये क्रियाविधि नाम से कोई नहीं है कुछ भी, फिर भी मेरे जच रही है कि लिखवा दूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। पहला पॉइंट लिखो, ये आयनिक, ये आयनिक सिद्धांत पर आधारित है, ये आयनिक सिद्धांत पर आधारित है। आयनिक सिद्धांत का मतलब समझना, एक होता है सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत क्या है? सामाजिक सिद्धांत ध्यान से समझना। समाज
सलमान खान की शादी शाहरुख खान से करने की परमिशन नहीं देता, लेकिन सलमान खान की शादी कैटरीना कैफ से हो सकती है। विपरीत आवेशित कणों के मध्य ही आकर्षण बल लगेगा। ये तो था सामाजिक सिद्धांत और यही आयनिक सिद्धांत है। आयनिक सिद्धांत क्या कहता है कि प्लस वाला आयन माइनस वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा और माइनस वाला प्लस वाले पे। यही अपने यहां लिखा था, माइनस वाला प्लस पे गया, प्लस वाला माइनस इलेक्ट्रोड पे गया। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, ये आयनिक सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात आयन हमेशा विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होते हैं। आयन हमेशा विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होते हैं। दूसरा पॉइंट समझना, जैसा मान लीजिए मेरे पास कोई आयन है, मान लीजिए ये आयन है Cl-, ये मान लो एनोड पे गया, तो ये एनोड पे जाकर के Cl मुक्त मूलक में परिवर्तित होगा, एक इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो सबसे पहले आयन इलेक्ट्रोड पर जाकर के उदासीन होते हैं, इसको प्राथमिक परिवर्तन, प्राइमरी चेंज कहते हैं। अगर इससे बना उत्पाद स्थायी नहीं हो तो आगे भी परिवर्तन होगा, जो द्वितीयक या तृतीयक परिवर्तन कहलाते हैं। आप सबको पता है मुक्त मूलक क्रियाशील होते हैं, इसका मतलब ये स्थायी नहीं है, तो ये आगे चेंज करेगा। दो Cl मुक्त मूलक मिलकर के एक Cl2 का अणु बनाते हैं। दो Cl मुक्त मूलक से एक अणु बनता है, तो एक मुक्त मूलक से अणु कितना बनेगा, आधा। ये कहलाता है सेकेंडरी चेंज। इसकी जगह मान लो मैं Na+ लेता, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के प्राइमरी चेंज के द्वारा बनाता सोडियम धातु ठोस अवस्था, इसमें आगे परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब जब तक उदासीन हो रहे वहां तक प्राथमिक परिवर्तन। इस परिवर्तन से बना उत्पाद स्थायी हुआ, वेल एंड गुड। स्थायी नहीं हुआ तो आगे परिवर्तन होगा, वो कहलाता है द्वितीयक तृतीयक परिवर्तन। तो 2 नंबर पॉइंट लिखो, आयनों का इलेक्ट्रोड पर उदासीन होना, आयनों का इलेक्ट्रोड पर उदासीन होना प्राथमिक परिवर्तन कहलाता है। आयनों का इलेक्ट्रोड पर उदासीन होना प्राथमिक परिवर्तन कहलाता है। जिससे बना उत्पाद यदि स्थायी नहीं हो, जिससे बना उत्पाद यदि स्थायी नहीं हो तो आगे द्वितीयक व तृतीयक परिवर्तन भी हो सकते हैं। आगे द्वितीयक व तृतीयक परिवर्तन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड पे जाकर उदासीन जो हुआ वो स्थायी है या नहीं है। स्थायी है तो आगे परिवर्तन नहीं होगा, अस्थायी है तो आगे परिवर्तन होगा। जैसे एक व्यक्ति मरा, उसको भगवान ने स्वर्ग दे दिया और उसको स्वर्ग की सारी सुविधाएं मिली, इस तरह से एक छोटा सा कमरा जिसमें एक रोशनदान लगा हुआ था, उस रोशनदान से हवा आती थी, बैठने के लिए चटाई थी, 2 सूखी रोटी सुबह आती थी, 2 सूखी रोटी शाम को आती थी। आराम से सूखी रोटी खाओ, प्रभु का नाम लो। इधर नरक था, छोटा सा रोशनदान था स्वर्ग और नरक के बीच में। यहाँ आराम से डीप फ्रीजर लगा हुआ था, फ्रिज रखा हुआ था, एसी लगी हुई थी, कूलर लगे हुए थे, यहाँ रोशनदान से आ रही थी, डबल बेड था। अब ये एक दिन संयोग से जंप करके इधर का नज़ारा देख लिया नरक का, देखते ये अस्थायी हो गया। या तो यहाँ पे ये खुश था स्वर्ग में, इसको देखते ही अस्थायी हो गया। वापस भगवान के पास गया, भगवान मुझे स्वर्ग क्यों मिला, तूने अच्छे कर्म किए थे इसलिए मिले। बोले छोड़ो भगवान, मुझे तो नरक में भेज दो। भगवान ने उसने तथास्तु, जा बेटा नरक में चला गया। नरक में चला गया, वहाँ जाके देखा 5-5 दिन तक रोटी नहीं मिलती और वो रोज डंडों से मारते, किलो पे पैर रखवाते। 4 दिन के अंदर भैया आंखें लाल हो गई। पूछा प्रभु ये क्या? बोली ये नरक है। तो वो क्या था जो मैंने देखा था रोशनदान से? बोले वो तो हमारा विज्ञापन था, वरना नरक में आए कौन।
तो आप बड़े बड़े कोचिंग के होल्डिंग्स दे कर करके इसमें पहली रैंक आई IIT में, अपन तो इसी में चलो। अरे जिस बच्चे की आई है उसकी वो कैपेसिटी थी। आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप किस रेंज पे हो। अगर सभी उस कोचिंग में जाने से हो जाए तो नहीं, इसलिए जहां हो वहां आप स्थायी रहो। केवल विज्ञापन देखकर भ्रमित मत हो कि विज्ञापन के चक्कर में ऐसे नरक में चले जाओगे कि कुछ पता ही नहीं चलेगा। मतलब ये आगे परिवर्तन हुआ था स्वर्ग से नरक में, वो द्वितीयक परिवर्तन था, और जो पहले स्वर्ग मिला था वो प्राथमिक परिवर्तन था। तीसरा पॉइंट लिखो, यदि वैद्युत अपघट्य पदार्थ का, यदि वैद्युत अपघट्य पदार्थ का गलित विलयन लिया जाए, गलित विलयन लिया जाए तो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त उत्पाद, इलेक्ट्रोड पर प्राप्त उत्पाद वैद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनों का उत्पाद होगा, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनों का उत्पाद होगा। और यदि जलीय विलयन लिया जाए, जलीय विलयन लिया जाए तो आयनों का उत्पाद हो भी सकता है, आयनों का उत्पाद हो भी सकता है, और नहीं भी। ये आयनों की, ये आयनों की विसर्जन गति पर निर्भर करता है, ये आयनों की विसर्जन गति पर निर्भर करता है, सॉरी, ये आयनों की विसर्जन गति पर निर्भर करता है। 3 पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं। अब एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में 1 नंबर पॉइंट लिखो, गलित NaCl का विद्युत अपघटन, गलित NaCl का विद्युत अपघटन। अब समझना ध्यान से, मैंने NaCl लिया, जैसी विद्युत प्रवाहित की, ये आयनों में टूटा Na+Cl-। सबसे पहला पॉइंट था ये आयनिक सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब एनोड पर कौन जाएगा, Cl-। भी एनोड प्लस है तो इस पर जाएगा कौन, Cl-। Cl- या कोई भी जाए इलेक्ट्रोड पर जाकर हमेशा उदासीन होंगे। तो इस माइनस का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद का एक चुरा के लाया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना त्याग दिया, तो इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, Cl मुक्त मूलक बना। आयन इलेक्ट्रोड पर उदासीन हुआ है तो यहां तक का परिवर्तन कहलाएगा प्राथमिक परिवर्तन, जो अपचयन ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करता है, ऑक्सीकरण। लेकिन उदासीन होने तक का परिवर्तन कौन सा है, प्राथमिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण। ये Cl मुक्त मूलक द्वितीयक परिवर्तन द्वारा हाफ Cl2 गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ये कहलाता है द्वितीयक परिवर्तन, द्वितीयक परिवर्तन। ये तो क्रिया हुई कैथोड पर। अब मैं एनोड पर, कैथोड की बात करूं, कैथोड पे कौन जाएगा, Na+। जो भी कैथोड पे जाएगा वो उदासीन होगा। इसका मतलब आवेश संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा इधर। इसको नाम दे दिया मैंने अपचयन। अपचयन कौन सा परिवर्तन है, प्राथमिक परिवर्तन। इससे सोडियम ठोस धातु बना और ये इसी रूप में स्थायी है। इसी रूप में स्थायी होने का मतलब इसमें आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या आएगी वो समझना। यहां लिख रहा हूं सेल अभिक्रिया, मतलब सबको जोड़ दो, सेल अभिक्रिया आ जाएगी। सेल में हमेशा रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। सबको जोड़ने का मतलब समझना, Cl- से Cl- कैंसिल, Na+ से Na+ कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल,
फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल कैंसिल, इस साइड में बचा NaCl, रिएक्शन हुई रेडॉक्स रिएक्शन, उत्पाद बना सोडियम धातु प्लस हाफ Cl2 गैस। अब क्वेश्चन एग्जाम में सीधा आ सकता है कि NaCl के गलित विलयन का विद्युत अपघटन कराए तो एनोड पर क्या प्राप्त होगा, तो एनोड पर क्या प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस। यही आ जाए एनोड पर कौन जाएगा, तो जाएगा कौन, Cl-, प्राप्त क्या होगा Cl2। कैथोड पे कौन जाएगा, Na+, प्राप्त क्या होगा, सोडियम धातु। अब इसमें तीनों पॉइंट समझना क्रियाविधि का। पहला पॉइंट था आयनिक सिद्धांत पर आधारित है, समझ में आ गया, आयन विपरीत इलेक्ट्रोड पे गए। दूसरा था प्राथमिक परिवर्तन से बना उत्पाद स्थायी नहीं हो तो आगे भी परिवर्तन हो सकता है, ये समझ में आ गया। तीसरा था यदि गलित विलयन लिया जाए, तो मैंने गलित विलयन लिया NaCl का, तो इस NaCl के जो आयंस थे उन्हीं आयंस का उत्पाद बनाए इलेक्ट्रोड पे, क्लोरीन बनाए Cl- से, सोडियम बनाए Na+ से, मतलब इसके आयनों का उत्पाद है। और जलीय विलयन ले वो आगे पढ़ेंगे, उसमें आयनों का उत्पाद हो भी सकता और नहीं भी। ये एज इट इज उतारना है गलित NaCl में, पाउस करके देख लो आराम से, फिर एज इट इज इसको नोट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझना, इसकी जगह अगर मैं ये लिखता 2 नंबर एग्जाम्पल, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। अब एक चीज समझना, 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड एक तो होता है निष्क्रिय या अक्रिय इलेक्ट्रोड, एक होता है आक्रामक या सक्रिय इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड क्रियाशीलता में भाग नहीं लेता है, जैसे प्लेटिनम, ये अक्रिय इलेक्ट्रोड है। जो क्रियाशीलता में भाग लेते हैं वो सक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे कॉपर है, Ag है, और भी कोई सा भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया है तो आपको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मानना है, हमेशा अक्रिय इलेक्ट्रोड मानना है। मतलब आप NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कर रहे हो, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में। मतलब इलेक्ट्रोड किसके बने हुए, प्लेटिनम के। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोड होगा, क्रियाशील इलेक्ट्रोड होगा, तो दिया हुआ आएगा कि इस इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन करना है। तो इसमें लिखो, इसमें मैंने आपको 2 चीजें दे दी, एक तो मैंने दिया NaCl, दूसरा मैंने दे दिया जल। तो NaCl आयनित होकर क्या बनाता है, Na+, Cl-, Na+ और Cl-। ऐसी H2O स्वतः आयनित होगा, H2O ये स्वतः आयनित होकर बनाता है H3O+ और OH-। H3O+ प्लस OH-। दोबारा समझो, अगर मैं H2O लेता हूं तो ये टूट कर देगा H+ और OH-। H+ बचे हुए जल के अणु से मिलकर के H3O+ बना लेता है। ये 2 तरह के आयंस बने। अब समझना ध्यान से, H2O जो है ये ऑक्सीकृत भी हो सकता है, अपचयित भी हो सकता है। ये विसर्जन गति पे निर्भर करता है, अभी बताया था आयनों का। अगर ये कैथोड पे गया तो इसका अपचयन होगा, कैथोड पे गया तो अपचयन होगा। अगर ये एनोड पर गया तो इसका ऑक्सीकरण होगा। जब ये कैथोड पे जाएगा तो इस H2O का H+ वाला भाग जाएगा कैथोड पे अपचयित होने के लिए, ये वाला भाग जाने का मतलब है H+ जा रहा है, तो H2O तो एज इट इज रहेगा। H+ कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, H2 गैस, H2 गैस। अगर एनोड पर गया तो ऑक्सीकरण होगा, एनोड पर माइनस आते हैं तो ये वाला भाग जाएगा, तब 2 OH से H2O निकलकर O2 गैस बन जाएगी।
आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर जल एनोड पर गया तो उत्पाद O2 बनेगा, अगर जल कैथोड पे गया तो उत्पाद क्या बनेगा, H2। अब ये कैसे क्या होगा वो अब समझना ध्यान से। अब इसमें कैथोड समझ, एनोड समझना पहले। एनोड पहले ये था कि एक उम्मीदवार था Na प्लस और Cl-। एनोड पर जाने के लिए अकेला कैंडिडेट था Cl-, दूसरा इसका कोई कंपटीटर नहीं था, यही गया। कैथोड पर Na प्लस ही था। अब देखो एक जैसे दो आयन है, दो ऋणायन है, Cl-, OH-। अब कौन जाएगा? अब 11th में आपने पढ़ा होगा कि जिसका अपचयन विभव, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण विभव ले लो, साइन बदलना पड़ता है। जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा वो एनोड पे जाएगा, जिसका ऑक्सीकरण विभव कम होगा वो कैथोड पे जाएगा। तो एनोड पे कौन जाएगा समझना। Cl- का ऑक्सीकरण विभव है -1.35 वोल्ट, लिखना नहीं है। OH- का ऑक्सीकरण विभव है -1.23 वोल्ट। किसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है? OH का। OH का मतलब H2O का, क्योंकि H2O का ही पार्ट है। इसका मतलब ये एनोड पे जाना चाहिए, बट इसमें एक्स्ट्रा विभव आवर वोल्टेज जिसको नाम देते हैं वो जुड़ जाएगा 0.50 वोल्ट। ये आवर वोल्टेज क्या होता है? वैसे कंपटीशन में काम आता है, आपके 12th में काम नहीं आता। अब तक जो चैप्टर करवाए थे वो मैंने कंपटीशन लेवल तक करवाए थे। अब जो चैप्टर कराएंगे वो केवल आपके स्कूलिंग लेवल तक का ही कराएंगे, कोचिंग वाली क्लास में कोचिंग का कराएंगे। आवर वोल्टेज का मतलब है H2O जो होता है इसकी सक्रियण ऊर्जा, जो रासायनिक बल गतिकी में अपने पढ़ा था, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। मतलब जल का ऑक्सीकरण बहुत धीमी गति से होता है सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होने से। इसको फास्ट करने के लिए इसको एक्स्ट्रा विभव दिया जाता है, वो एक्स्ट्रा विभव कहलाता है आवर वोल्टेज, वो आता है 0.50। तो यूज हो गए तो माइनस में, ये दोनों मिलाकर माइनस कितना हो गई, सॉरी 0.25 दोनों मिलाकर कितना हो गया ये 1.48। अब चेक करो कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। तो एक्चुअल में तो जल का ऑक्सीकरण विभव कम था, बट अवर वोल्टेज के कारण किसका हो गया, Cl का। इसका मतलब एनोड पर कौन जाएगा, Cl-। Cl- एनोड पे जाएगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, दो परिवर्तन होंगे प्राथमिक और द्वितीयक। अब दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, पिछली क्रिया में मैंने दोनों लिखवा दिए थे। Cl2 गैस, एक इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। पहला चेंज क्या आया, अभी चेंज करूंगा मैं, रिएक्शन देखते जाना। पहला चेंज आएगा Cl मुक्त मूलक, दूसरे में क्या बना, Cl2 गैस। अब इस क्रिया को एक्चुअल में तो ये ऐसी होती है, आपकी सुविधा के हिसाब से मैं इस क्रिया को ऐसे लिख देता हूं, H2O H प्लस OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। अब कैथोड की बात करें, कैथोड पर कौन जाएगा, जो अपचयित होगा, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा वो कैथोड पे जाएगा। तो आपने 11th में इलेक्ट्रोड विभव की सीरीज पढ़ी होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, वैद्युत रासायनिक श्रेणी लेकर लेकर बारात का नाम मजे से अल्लाह मन जो करे, वो अभी भी कराएंगे, थोड़े आगे जाके कराएंगे। उसमें आप चेक करना, हाइड्रोजन का विभव 0 था, इससे ऊपर S ब्लॉक P ब्लॉक आते थे, नीचे D ब्लॉक वाले आते थे। तो यहां अपचयन विभव जो है वो ज्यादा है H प्लस का, किसके कंपेयर में, Na प्लस। तो कैथोड पे कौन जाएगा, H प्लस। ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर प्राथमिक परिवर्तन द्वारा बनाएगा H मुक्त मूलक, जो द्वितीयक परिवर्तन द्वारा H2 गैस में चेंज हो जाएगा, हाफ H2 गैस। विलयन में क्या बचा,
इन सॉल्यूशन या विलयन में जो इलेक्ट्रोड पर नहीं पहुंचे वो विलयन में बच गए। इलेक्ट्रोड पर कौन कौन नहीं पहुंचा, एक तो Na+ नहीं पहुंचा, एक OH- नहीं पहुंचा, ये 2 आइंस तो पहुंच गए, ये 2 बच गए। तो सॉल्यूशन में क्या बन गया इन दोनों की रिएक्शन से, NaOH। अब संपूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करें, सेल अभिक्रिया क्या आ जाएगी, चेक करो। सेल अभिक्रिया देखना, कट होने वालों को कट कर रहा हूं। Cl- से Cl- कैंसिल, H+ से H+ कैंसिल, OH से OH कैंसिल, Na से Na कैंसिल, इस साइड इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इस साइड में क्या क्या बचा, NaCl प्लस H2O, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, रेडॉक्स उत्पाद बना NaOH हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस, हाफ Cl2 गैस। अब तीसरा पॉइंट समझो क्रियाविधि का, जब मैंने NaCl का जलीय विलयन लिया तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ था NaCl, इसके आयनों का उत्पाद एक जगह तो बना है, एनोड पे तो Cl का ही उत्पाद बना है Cl2, बट कैथोड पर NaCl का उत्पाद नहीं बना, जल का बना है। इसका मतलब अगर मैं गलित विलयन लेता तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनों के उत्पाद इलेक्ट्रोड पे प्राप्त होते हैं। जलीय विलयन ले तो आयनों के उत्पाद हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये निर्भर करता है आयनों की विसर्जन गति पर। बात समझ में आ गया, ये पूरी क्रिया याद रखनी, आगे का इसमें कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।